हेलो दोस्तों, क्लाइमेक्स परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर और यहाँ पर हम सभी का एक नया सफर, एक नया कारवां शुरू हो रहा है। जी हाँ, बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बिहार के सभी विद्यार्थियों का, इसके अलावा बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करने वाले जो बाकी अन्य राज्यों के विद्यार्थी हैं, तो आइए सभी लोग अपने बिहार में, जी हाँ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, सभी राज्यों के विद्यार्थियों का आह्वान है आपके अपने इस बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना स्थान सुनिश्चित करने का, क्योंकि ये बिहार है तो बड़ा सा चैलेंज है। मैं तेजस की उड़ान हूं, लोकतंत्र की पहचान हूं, कूटनीति का जीता जागता प्रमाण, गौतम गांधी की तपोभूमि बिहार। और इस गौतम गांधी की तपोभूमि बिहार पर आप सभी का स्वागत है। और यहां पर अगर देखेंगे तो बिहार एग्जाम बाई एससीए का एक नया प्लेटफॉर्म, एक नया चैनल आप सबके बीच में आ रहा है। सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी की एक नई पहल होगी जो बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने को लेकर के होगी। तो इस सफर में आप सभी का स्वागत है। और यहां पर आज हम आप सबके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं सामान्य बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, क्योंकि शुरुआत में है तो इन जानकारियों को लेकर के चलेंगे जो आपके आगामी एग्जाम में आप सबके लिए बहुत ही खास बनेंगे। तो आइए भाई, अपने बिहार में बीपीएससी के एग्जाम की तैयारी करने वाले, बिहार शिक्षक भर्ती एग्जाम की तैयारी करने वाले, बिहार ट्रिपल एससी एग्जाम, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी आए और आइए बिहार की एक झलक को हम सभी लोग यहां पर देखते हुए चलेंगे। तो आज बिहार एक सामान्य परिचय से आप सभी को परिचित कराने जा रहे हैं। आइए, सामान्य जानकारियां बिहार के लिए एक शुरुआत में ही जान लेना हम सभी के लिए बहुत ही कारगर रहेगा। तो चलिए, जब आप बिहार में आप आएंगे और बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था का आप हिस्सा बनेंगे तो कुछ चीजें आपके एग्जाम में भी और आपके सामान्य जानकारी के लिए भी रामबाण। तो जैसे हम कहें कि बिहार का राजकीय चिन्ह बताओ, तो बिहार का राजकीय चिन्ह ध्यान रखना बोधि वृक्ष होता है। ये वही बोधि वृक्ष है जिसके नीचे महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था और सिद्धार्थ से क्या बन गए थे? गौतम बुद्ध बन गए थे। तो ये बोधि वृक्ष है, बिल्कुल इसीलिए इसको ज्ञान की धरती कहा जाता है अपना बिहार। तो इसका राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। इसका राजकीय पशु ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछता है बार बार। तो बैल, जिसका वैज्ञानिक नाम अगर देखें तो बॉस टेरस, ये है अपने बिहार का राजकीय पशु भाई। तो इसको भी नजरों में उतारते चलिए। आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा बिहार के राजकीय प्रतीक में राजकीय पक्षी मिलेगा गौरैया। क्या मिलेगा? गौरैया। वैज्ञानिक नाम इसका पेसर डोमेस्टिका होता है। ये अपने बिहार का राजकीय पक्षी है। और आप सभी को पता है किसको लेकर के हम सभी लोग 20 मार्च का दिन इसके संरक्षण के लिए हम लोग क्या मनाते हैं? इसके संरक्षण के लिए हम लोग मनाते हैं विश्व गौरैया। क्या मनाते हैं? विश्व गौरैया दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो ये दिवस के रूप में भी हम सभी लोग याद करते हैं। इसके अलावा राजकीय मछली बिहार की बात जानी जाती है, पूछी जाती है, तो ये होता है देशी मांगुर। क्या होगी? देशी मांगुर बिहार की राजकीय मछली हो जाती है। बिहार के राजकीय प्रतीकों में अगर हम बिहार के राजकीय फूल की बात कर दें तो ये है गेंदा। क्या है भाई? गेंदा। ये बिहार का राजकीय पुष्प हो जाएगा। अगर हम राजकीय वृक्ष की बात करेंगे तो इसका राजकीय वृक्ष हो जाएगा पीपल। क्या हो जाएगा भाई? राजकीय वृक्ष हो जाएगा पीपल। तो ये पीपल हम सभी लोग यहां से याद करेंगे। क्या है? ये पीपल हम सभी लोग यहां से याद करेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए बिहार के राजनीतिक संगठन को लेकर के अगर हम इस पर नजर डालते हैं तो आइए जरा इस पर एक नजर डालें। आपको बता दें कि बिहार जो हुआ करता था ये बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। बिहार को अलग करने को लेकर एक लंबा आंदोलन चलाया गया जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसी वजह से हम लोग सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहते हैं। ये नाम याद रखिएगा। और उनके प्रयास और भी बहुत ढेर सारे बिहार के लोगों के प्रयास के बदौलत अंग्रेजों ने 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक नया प्रांत बनाने की घोषणा करी और राज्य का गठन किया गया। हालांकि इसको अलग करने की जो प्रक्रिया करी गई वो 1 अप्रैल 1912 को करी गई, लेकिन इसका अनाउंसमेंट 22 मार्च को कर दिया गया। यही वजह है कि हम लोग 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाते हैं, यानी कि बिहार स्थापना दिवस हम लोग मनाते हैं भाई। ये यहां ध्यान रखना है। और 2024 ध्यान रखना है, 2024 में बिहार अपनी स्थापना के 112 वर्ष पूरा कर चुका है। यानी एक राज्य के रूप में बिहार 112 साल का हो चुका है। यानी इसी से आप इसका अंदाजा लगाएं इसकी महानता और इसकी भव्यता को लेकर के। ज्यामितीय आकृति अगर देखा जाए तो ये बिहार के मानचित्र को लेकर के चलता है। बिहार का मानचित्र अपने आप में अगर देखा जाए तो एक यूनिक ज्यामितीय आकृति लेकर के आता है। और इस आकृति को अगर सामान्यतः अगर हम लोग देखें तो ये आयताकार संरचना में ये परिवर्तित हो जाता है, जिसके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के भाग में
इसके दक्षिण में आप आ जाएंगे तो इसके दक्षिण में झारखंड, इसके अलावा इसके उत्तर में अगर आप आ जाएंगे तो नेपाल, इसके पूरब में अगर चलेंगे तो पश्चिम बंगाल, और इसके पश्चिम में अगर चलेंगे तो उत्तर प्रदेश का भाग आपको मिलता है। तो इसकी ज्यामितीय संरचना आयताकार हो जाती है। बिहार का क्षेत्रफल अगर देखेंगे तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो वर्तमान में भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86 यानी 2.86% बनता है। ये ध्यान रखना। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो बिहार का 12वां स्थान है, और जबकि जनसंख्या में मध्य प्रदेश, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद बिहार का तीसरा स्थान है। तो जनसंख्या के मामले में ये उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद तीसरा बड़ा राज्य हो जाता है, और क्षेत्रफल में 12वां बनेगा। ये सामान्य में आप ध्यान रखिएगा। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार हम लोगों से बहुत पूछता है। उत्तर से दक्षिण अगर इसका विस्तार देखेंगे तो 345 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम विस्तार अगर देखेंगे तो 443 किलोमीटर का आ जाता है। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा को लेकर लगातार सवाल बनेगा तो 165 सेंटीमीटर होती है, जो कि मानसूनी वर्षा का प्रभाव अपने बिहार में रहता है, जो कि महाद्वीपीय जलवायु का ये पार्ट बन जाता है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई बार बार एग्जाम में पूछता है। दो आंकड़े यहाँ पर ध्यान रखना है। जब मीटर में पूछेगा तो 53 मीटर बताइएगा, और जब फीट का रहेगा तो 173 फीट बताना है। यानी समुद्र तल, जो कि हम लोग इसका मेजरमेंट कहां से करते हैं, इसका मेजरमेंट हम लोग चेन्नई तट से करते हैं। कहां से करते हैं? चेन्नई तट से करते हैं इसका मेजरमेंट। तो 173 फीट यानी कि 53 मीटर की समुद्र तल से अपने बिहार की ऊंचाई हो जाती है। ये सामान्य यहां से लेकर के चलना है। इसके अलावा बिहार में अगर हम जनसंख्या संबंधित एक आंकड़े या इस पर नजर डालें तो हमारे पास 2011 के जनगणना के आंकड़ों को लेकर के अगर आप चलेंगे तो इसकी कुल जनसंख्या दर्ज करी गई थी 10,40,99,452, और जनसंख्या के मामले में अभी हमने आपको बताया था ये भारत का तीसरा बड़ा राज्य था, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 8.60 आपको अपने बिहार में ही मिलेगा, जिसमें कुल पुरुष अगर देखें 5,42,78,157, जो कि कुल जनसंख्या का 52.14% बनता है बिहार की। महिलाओं की संख्या देखेंगे 4,98,21,295, जो कुल जनसंख्या का 47.86% बना था। ये यहाँ ध्यान रखना 2011। 0 से 6 जो कि शिशु आयु या शिशु जनसंख्या की बात करेंगे तो 1,91,33,964 ये थी, जो कि कुल जनसंख्या का 18.38% बनता है। ये जननांकी संक्रमण के आंकड़े हैं बिहार 2011 की जनगणना के अनुसार। कुल शिशु पुरुषों की बात करेंगे तो 98,87,293, कुल शिशु महिलाओं की यानी बालिकाओं की बात करेंगे तो 92,46,725। जनसंख्या की 10 की वृद्धि अगर देखेंगे, मतलब 2001 से लेकर के 2011 तक जो इसकी वृद्धि हुई थी, तो ये वृद्धि अगर देखेंगे तो 25.24%, जो कि भारत में ये 6वां स्थान लेकर के चलेगा। जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि 2.54% दर्ज होती है। ये यहां से लेकर के चलेंगे। कुल जनसंख्या वृद्धि दर्ज का आंकड़ा ये एक अलग अलग यहां से बन जाता है। हाँ, एक चीज मजेदार पॉइंट ध्यान रखना है कि 2011 में यानी 2001 से लेकर 2011 तक बिहार में जनसंख्या में जो सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज हुई है वो दर्ज हुई है मधेपुरा में। यानी बिहार में 38 जिले हैं कुल, बिहार में कुल 38 जिले होते हैं, तो उनमें मधेपुरा में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा ये वृद्धि का आंकड़ा दर्ज हुआ था। ये जननांकी संक्रमण के लिए विशिष्ट हो जाता है। न्यूनतम 10 की वृद्धि अगर देखा जाए तो गोपालगंज में, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला अगर देखा जाएगा तो शेखपुर। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला कौन सा है भाई? पश्चिमी चंपारण है। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला कौन सा होता है? शिवहर होता है। बिहार में कुल 38 जिले बनते हैं। कितने? कुल 38 जिले हैं। इन 38 जिलों में अगर देखा जाएगा तो सबसे बड़ा कौन सा बनेगा? सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण, और सबसे छोटा शिवहर बन जाता है। ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात होता है। जनघनत्व की अगर आप बात करेंगे तो 1006 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर का जनघनत्व नजर आया था। जनसंख्या घनत्व में भारत में ये प्रथम स्थान पर था, यानी कि भारत के सभी राज्यों में जनघनत्व में इसका स्थान अगर देखा जाएगा तो ये नंबर 1 पर आया हुआ था, जो कि इसके जनघनत्व के लिए यहां से महत्वपूर्ण विषय लेकर के चलता है, जो कि इसके आंकड़े को यहां पर दर्ज करते हुए हम सभी को लेकर चलता है। इसके अलावा बिहार के जनसंख्या संक्रमण में कुछ और महत्वपूर्ण आंकड़े होते हैं, वहां पर हम लोग आएंगे, उसकी बात करेंगे। जैसे आप देखें आपके एग्जाम में बार बार लिंगानुपात को लेकर सवाल बनता है। तो राज्य में अगर आप लिंगानुपात की बात करेंगे तो राज्य का जो लिंगानुपात 2011 की जनगणना में दर्ज हुआ था वो 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर दर्ज होती हैं। शिशु लिंगानुपात अगर देखेंगे तो 935 दर्ज होता है। लिंगानुपात के दृष्टिकोण से इसका स्थान कौन सा था? 25वां स्थान था। कौन सा स्थान है? 25वां स्थान इसका निकल करके आया था। ये यहां ध्यान रखना। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अगर आपसे पूछे तो उसका आंसर गोपालगंज करना। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पे था? गोपालगंज में। और न्यूनतम की बात करता है तो मुंगेर में।
दोनों याद रखिएगा, बैक टू बैक दोनों याद रखना है, सामान्य जानकारी के लिए हम लोगों के लिए खास बन जाएगा। सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत वाला अगर बात करेंगे तो पटना, और न्यूनतम नगरीय प्रतिशत की बात करेंगे तो समस्तीपुर। यहाँ ध्यान रखना, राज्य में कुल साक्षरता की बात करेंगे तो 61.8% की ये राज्य की कुल साक्षरता दर्ज होती है 2011 की जनगणना के अनुसार, जिसमें पुरुष साक्षरता अगर देखेंगे तो 71.2% रहेगा, महिला साक्षरता देखेंगे तो 51.5% रहेगा। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला अगर कहता है तो रोहतास, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला अगर कहता है तो पूर्णिया। साक्षरता के दृष्टिकोण से बिहार का स्थान सबसे नीचे था, 35वां था। यही वजह है कि बिहार सरकार 2030 तक बिहार सरकार क्या लेकर के चल रही है, 100% साक्षरता का लक्ष्य लेकर के बिहार सरकार यहां से चल रही है। 100% साक्षरता के लक्ष्य को लेकर के हम सभी लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। इसके अलावा अगर देखेंगे तो सर्वाधिक साक्षरता दर पुरुष की बात करेंगे तो इसमें भी रोहतास, न्यूनतम साक्षरता दर पुरुष करेंगे तो पूर्णिया। सर्वाधिक साक्षरता दर महिला अगर करेंगे तो रोहतास, न्यूनतम साक्षरता दर महिला अगर करेंगे तो सहरसा। राज्य की भाषा अपने यहाँ की क्या है, हिंदी है। अपने यहाँ की राज्य की भाषा क्या है, हिंदी है। और द्वितीय राज्य की भाषा अगर देखेंगे तो ये उर्दू है। बिहार दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 22 मार्च को मनाते हैं, ये ध्यान रखना है। और एक होता है राज्य की मेधा दिवस जो हम लोग 3 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 3 दिसंबर को बिहार राज्य की मेधा दिवस मनाया जाता है, 3 दिसंबर, ये ध्यान रखना है। जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस 3 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मेधा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था, जो कि बिहार के लिए खास हो जाता है। क्या है, बिहार के लिए खास बन जाएगा, ये यहां से ध्यान रखना है। बिहार के कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर अगर देखें तो डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं हम सभी लोग, यहां से करना है। राज्य का प्रार्थना एक होता है, क्या है प्रार्थना, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें। ये बिहार का राज्य की प्रार्थना है, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें। बिहार का राज्य गीत आपको याद है, नहीं याद है तो यहां से करिएगा, मेरे भारत के कंठाहार तुझको सत सत वंदन बिहार। ये बिहार का राज्य गीत है। तो राज्य प्रार्थना, मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें। इसके अलावा क्या करेंगे, राज्य गीत, मेरे भारत के कंठाहार तुझको सत सत नमन बिहार। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले घटते क्रम में अगर बिहार के 5 यहां पर हम लोग लेके चलेंगे तो पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, ये यहां से पकड़ के रखिएगा। न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 जिलों की बात करेंगे तो शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीसराय। सर्वाधिक जनघनत्व की बिहार में बात होगी तो सर्वाधिक जनघनत्व बिहार में ध्यान रखना, शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली। न्यूनतम जनघनत्व की बात करेंगे तो कैमूर, जमुई, बांका, पश्चिमी चंपारण। सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण और रोहतास, ये बिहार के बड़े बड़े जिले हैं। जब हम लोग बिहार की रेगुलर क्लास करेंगे तो मानचित्रों की सहायता से इन सबको देखने वाले हैं। अभी तो हम आपको सिर्फ मोटा मोटा सामान्य परिचय रिवीजन करा रहे हैं ताकि आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखें, क्योंकि इनको लेकर के आपके एग्जाम में सवाल और पढ़ने के दौरान हम लोग बार बार इसका क्या करने वाले हैं, प्रयोग करने वाले हैं। न्यूनतम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो सबसे छोटा जिला बिहार का है शिवहर ना, अरवल, शेखपुरा, लखीसराय, ये बिहार के क्षेत्रफल में छोटे जिले हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात अभी हमने आपको बताया था गोपालगंज में मिलेगा। गोपालगंज के बाद देखेंगे तो सिवान में, फिर सारण में, फिर किशनगंज में। सर्वाधिक साक्षरता रोहतास, पटना, भोजपुर, मुंगेर में दर्ज होती है। न्यूनतम साक्षरता ध्यान रखिएगा बिहार के पूर्णिया में, सीतामढ़ी में, कटिहार, मधेपुरा, ये न्यूनतम साक्षरता वाले बिहार के जिले हो जाते हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता अगर देखेंगे तो रोहतास, भोजपुर, बक्सर, सिवान। न्यूनतम पुरुष साक्षरता पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, शिवहर। न्यूनतम महिला साक्षरता दर रोहतास, मधेपुरा, पूर्णिया, ये ध्यान रखना। बिहार के कुछ राजनीतिक आंकड़ों की बात करेंगे तो राज्य से लोकसभा सदस्यों की अगर हम लोग बात करें, लोकसभा सीट कितनी है बिहार में, तो बिहार की लोकसभा सीट याद रखिएगा 40 है। लोकसभा सीट अगर पूछता है बिहार में कितनी है तो 40 लोकसभा सीट है। इस लोकसभा सीट में ध्यान रखिएगा अनुच्छेद, इस लोकसभा सीट में अगर देखेंगे तो अनुच्छेद 331 के तहत एससी एसटी के लिए आरक्षित सीटें की बात करेंगे तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण कितना है, 6 सीटों का आरक्षण है अनुसूचित जाति के लिए, यानी एससी के लिए 6 आरक्षण दिया गया है। एसटी के लिए अगर देखेंगे तो 0 है, एसटी के लिए कोई आरक्षण नहीं है। कौन कौन सी सीटें आरक्षित हैं तो ध्यान रखिएगा गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम, ये आरक्षित सीट हैं। इसके अलावा अगर हम लोग राज्यसभा सीट की बात करेंगे तो राज्यसभा सीट कितनी है भाई बिहार में, तो राज्यसभा सीट है बिहार में 16। राज्य की विधायिका द्विसदनी है, इसका मतलब है कि बिहार में आपको विधानसभा भी मिलेगी, विधान परिषद में मिलेगी। तो विधानसभा सीट की बात करेंगे तो ये आपको मिलेगी 243, कितनी मिलेगी
243 मिलेगी, ये ध्यान रखना है। और इस 243 सीट में अगर देखेंगे तो विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण किया गया है 38 सीटों पे। 38 सीटें जो हैं ये अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है, यानी 243 सीट जो आप देख पा रहे हैं, इस 243 सीट में अनुच्छेद, इस 243 सीट में अनुच्छेद 332 के तहत, 332 के तहत, ये ध्यान रखना है। इसमें एक चीज ध्यान रखना है, ये अनुच्छेद 330 के तहत है, यानी यहाँ पर ये जो आरक्षण दिया गया है ये अनुच्छेद 330 के तहत रहता है। यानी लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए जो आरक्षण दिया गया है ये अनुच्छेद 330 के तहत होता है। इसको यहाँ से लेकर के चलते हैं ना, ये 330 के तहत। और यहाँ पे 243 सीटें जो ये विधानसभा वाली हैं, इसका आरक्षण अगर देखेंगे तो इसका आरक्षण अनुच्छेद 332 के तहत है। किसके तहत? 332 के तहत इसका आरक्षण दिया गया है। तो ये 38 सीटों को लेकर के आरक्षण। इसके अलावा इसमें एसटी सीटों की आरक्षण की हम लोग बात करेंगे तो 2 सीटें कौन कौन सी हैं? कटिहार, कटोरिया सीट और मनिहारी सीट, ये एसटी के लिए आरक्षित है। विधान परिषद सीटों की संख्या अगर देखें तो कितनी हो जाएगी? 75 हो जाएगी। इसके अलावा बिहार में प्रमंडल बनाए गए हैं। प्रमंडल कितने हैं बिहार में? तो बिहार में आपको 9 प्रमंडल मिलेंगे, ठीक है, 9 प्रमंडल, जो कि पटना, सारण, मगध, दरभंगा, तिरहुत, पूर्णिया, कोसी, भागलपुर, मुंगेर, ये बिहार के प्रमंडल हैं। जैसे कि प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के जिलों से अटैच करते हैं, कमिश्नरी जिसको सामान्य भाषा में हम लोग कहते हैं, तो बिहार में ये क्या कहलाता है? बिहार में ये प्रमंडल कहलाता है। बिहार में क्या कहलाता है? ये प्रमंडल कहलाता है। तो ये प्रमंडल यहाँ ध्यान रखना। बिहार के कुल जिले, जैसे कि हमने आपको बताया, 38 जिला है बिहार में, जिसमें 38वां जिला कौन सा बनता है? अरवल बनता है। बिहार में कुल अनुमंडल तहसील की बात करेंगे तो 101 तहसील आपको मिलेगी। उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो बिहार का उच्च न्यायालय है पटना में, यानी बिहार का जो हाईकोर्ट बनाया गया है वो कहां पर है? तो ये हाईकोर्ट आपको मिलेगा पटना में। एक ही राष्ट्रीय पार्क अभी तक बिहार में है और वो है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, जो आपको कहां पर मिल जाएगा? पश्चिमी चंपारण में। ये यहां से ध्यान रखना है। बिहार में सबसे गर्म जिला की बात करता है तो सबसे गर्म जिला हो जाता है बिहार का गया, ये ध्यान रखना है। अभी तो हम लोगों के बिहार का ये सफर आरंभ हुआ है, अभी बहुत ढेर सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। आपको इसमें से बताते चलें कि भाई अभी हम बिहार विशेष को लेकर के, यानी बिहार विशेष को लेकर के हम सबकी जो क्लास चलती है, बिहार विशेष को लेकर के आपकी जो क्लास चलती है, जो कि क्लास आपकी चक दे बिहार, किसके नाम से भाई? चक दे बिहार, चक दे बिहार 2.0 के नाम से वो क्लास चलती है, जो कि क्लास डेली ये चलती है शाम को 4 बजे, शाम को 4 बजे, जिसमें हम सभी लोग बिहार करंट अफेयर्स, बिहार स्टैटिक्स जीके और बिहार के विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को लेकर के बात कर रहे हैं। तो ये क्लास अभी तक आपकी यूपीपीसीएस एससीए के प्लेटफॉर्म पे हम चलाया करते थे, लेकिन अब ये क्लास आपकी कहां पर चलेगी? तो ये क्लास आपकी चलेगी अपने बिहार एग्जाम बाई एससीए के इस चैनल पे। तो भाई आपके जो भी मित्र सपाटी हैं, बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले, उन सभी विद्यार्थियों को, मित्र सपाटियों को आप जरूर बताइएगा इस चैनल के बारे में, जो बिहार एग्जाम बाई एससीए का होगा। और हमारी क्लास भी आपको यहाँ पर मिलेगी शाम को 4 बजे। बाकी अन्य बहुत ढेर सारी क्लासें यहीं पर आपको शुरू करवाने वाले हैं बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो आप सभी का स्वागत रहेगा और आपके जो मित्र सपाटी हैं उनको जरूर बताते हुए चलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इस नए सफर में एक नई शुरुआत के साथ, एक नई श्रृंखला को लेकर के, और महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके एग्जाम के संबंध में आप सबके लिए उपयोगी रहेंगी। तो आप सभी का स्वागत रहेगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अपने सफर पे, तब तक के लिए जय हिंद।